So in last class we have discussed about trigonometric ratios. First trigonometric ratio is sin theta. Formula is P upon H. Second ratio is cos theta, B upon H, base upon hypotenuse. Third ratio is tan theta, perpendicular upon base. Cosec theta is reciprocal of sin. Sin is reciprocal of cosec. cosec को चेंज करके आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो. साइन थीटा को चेंज करना पड़े तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं. फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, h अपॉन पी. सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, h upon b. cot theta is reciprocal of tan theta, b upon p. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर किसको कंसीडर करना है, थीटा की ऑपोजिट साइड को हमेशा परपेंडिकुलर लेकर चलना है. 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है और थर्ड साइड जो बच गई वो क्या हो गई, हमारी बेस हो गई. तो क्वेश्चन में आपको पहले ये डिसाइड करना है कि साइन के साथ कॉस के साथ कौन सा एंगल मेंशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर डिसाइड कीजिए. हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स होता है 90 के ऑपोजिट साइड, ठीक है. और बची हुई थर्ड साइड जो होगी वो किसका काम करेगी, बेस का काम करेगी. क्लियर है. एक क्वेश्चन 10th क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का हमारा पेंडिंग था, अब हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ. एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है. देखिए क्वेश्चन किस टाइप से दिया होगा. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC which is right angled at point B, value of AB or length of AB is 3 centimeter, and also it is given that AC minus BC is equal to 1 centimeter. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, आपको ट्राइंगल की दो साइड्स हमेशा गिवन होती हैं. आप पाइथागोरस अप्लाई करते हैं और उसकी थर्ड साइड को फाइंड कर लेते हैं. उसके बाद जो भी रेशो हमें बोला जाता है हम वो रेशो फॉर्मूला लगाते हैं ट्राइंगल में और उसको सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही साइड दे रखी है AB, बाकी की जो दो साइड्स हैं उनका एक रिलेशन दे रखा है, AC माइनस BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हमें इसी रिलेशन को यूज करना है. ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी सॉल्व, ये आपका क्वाड्रेटिक में भी आएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करोगे उसमें भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा और ऐसे ही सॉल्व करना होगा. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इस AC और BC में से इन दो साइड्स जो मिसिंग है इनमें से किसी एक को x लेट कर लो, किसी भी एक को. तो मैं BC को लेट कर लेती हूँ. लेट लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. अगर मैं BC की प्लेस पर यहाँ x रखती हूँ तो क्या आएगा, AC माइनस x इज इक्वल टू 1. AC की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस x. तो अगर मैंने इसे x लेट किया तो AC की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस x सेंटीमीटर. एंड वी नो अबाउट right angle triangle that Pythagoras law is always followed up in right angle triangle. तो ये तीनों साइड्स हमेशा कनेक्ट होती हैं पाइथागोरस लॉ से. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी. वी नो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस लॉ. AC की वैल्यू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूल जाना. AB 3 स्क्वायर, BC x स्क्वायर. A प्लस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, 9 प्लस x स्क्वायर. 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर.
एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8/2 4। x मतलब BC पता चल गया हमें, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। x पता चल गया तो AC की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स। सो AC इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस 4 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता चल गई, 4 सेंटीमीटर भी पता चल गया, 5 सेंटीमीटर भी पता चल गया। मेन पर्पस क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स फाइंड करना। अब सपोज कीजिए आपको इसी क्वेश्चन में फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है सपोज टेंजेंट A माइनस टेंजेंट C। ठीक है, अब टेंजेंट A के लिए देखिए, टेंजेंट का फॉर्मूला P अपॉन B। टेंजेंट A के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, BC, बेस AB, सो BC अपॉन AB माइनस टेंजेंट C के लिए देखिए AB अपॉन BC। ठीक है, BC की वैल्यू है हमारे पास 4, AB की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस AB 3 अपॉन 4। एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे, आ गया कुछ समझ में। ठीक है, तो जो भी रिलेशनशिप आपको दे रखा है उनमें से किसी भी एक साइड को आप एक्स लेट कर सकते हैं और रिलेशनशिप का यूज करके थर्ड साइड को एक्स की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद पाइथागोरस लॉ लगाना है। पाइथागोरस लॉ लगाते समय ध्यान रखिए आइडेंटिटी यूज होगी, आइडेंटिटी को ढंग से यूज करना, शॉर्टकट नहीं लगाना है, नहीं तो उसमें मिस्टेक्स कर देते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू को जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे तो थर्ड साइड आ जाएगी। ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो भी कुछ इवैल्यूएट करने के लिए कहा जाएगा वो इवैल्यूएट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए जल्दी। इसको लिखना, tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। क्यों फॉल्स, रीजन? tan थीटा क्या होता है फॉर्मूला? अरे बेटा देखो, tan A मतलब P अपॉन B होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वैल्यूज तो गिवन नहीं होंगी। ये जस्टिफिकेशन के लिए तो आपको एग्जाम्पल फ्रेम करने होते हैं। जस्टिफिकेशन का मतलब कि आप लॉजिकली सोचिए और फिर एग्जाम्पल फ्रेम कीजिए। अब आप ये बताओ कि 1 आंसर कब आता है, मतलब दो चीजें अपॉन में लिखी हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, 1 कब आता है आंसर? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा, कैंसिल होके 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ होता है? ऐसा है कभी राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस हमेशा सेम होगा? हो सकता है, हमेशा कंपलसरी तो नहीं ना। तो इसका मतलब कि tan थीटा की वैल्यू 1 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर 1 वैल्यू नहीं होगी तो या तो उससे ग्रेटर होगी या उससे स्मॉलर होगी। अच्छा, 1 कब आता है फ्रैक्शन में? 1 से बड़ा आंसर कब आ सकता है? हाँ, तो अलग मतलब कैसे? अगर हमें आंसर 1 से बड़ा चाहिए, कोई भी फ्रैक्शन सोचो, उसको डिवाइड करोगे, 1 से बड़ा आंसर कब आएगा? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा। तो क्या कोई राइट एंगल ट्राइंगल में फिक्स होता है कि परपेंडिकुलर बड़ा नहीं हो सकता या बेस बड़ा नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि परपेंडिकुलर जो है उसकी वैल्यू बेस से बड़ी हो। तो अगर परपेंडिकुलर बेस से ग्रेटर हो गया तो tan थीटा को जब आप सॉल्व करोगे, मतलब whenever you will divide it, your answer will go beyond 1, 1 से बड़ा हो जाएगा आंसर। तो tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसा भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से छोटी हो जाए। अगर परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो गया, इफ
परपेंडिकुलर इज स्मॉलर देन बेस, तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेस हो जाएगी। अगर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो गए तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब तीनों ही तो केसेस पॉसिबल है ना। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटी ही होती है, 1 से लेस ही होती है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ परपेंडिकुलर्स एंड बेस। समझ में आई? ये कोई ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा बड़ा ही होना चाहिए या बेस हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है sec A is equal to 12/5 for some value of angle A। क्या sec A की वैल्यू 12/5 हो सकती है? yes. हाँ या ना? sec का फॉर्मूला क्या होता है? sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? h/b। मतलब हाइपोटेन्यूज को बेस से बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए। यहां पर हमें क्या बोला हुआ है? 12/5, मतलब हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा है, तो पॉसिबिलिटी है 12/5 आंसर आ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि आ ही नहीं सकता आंसर, ठीक है। सो इट इज ट्रू। cos A is abbreviation used for cosecant of an angle। क्या cos कोसिकेंट के लिए यूज होता है? किसके लिए होता है? कोसाइन के लिए। cos is a abbreviation for कोसाइन। लिखवाया था फर्स्ट डे। साइन, साइन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? साइन की स्पेलिंग क्या होती है? SINE। और उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में क्या लिखते हैं? SIN। कॉस का फुल नेम क्या होता है? कोसाइन। कोसाइन, उसका एब्रीवेशन क्या होता है? कॉस। समझ में आया? नेक्स्ट है cot A is a product of cot and A। cot A is the product of cot and A। जैसे 3x is the product of 3 and x। एल्जेब्रा में होता है ऐसा, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता। समझ में आया? cot थीटा अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का नाम है। इसका ये मतलब नहीं है कि cot को थीटा से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। समझ में आई? ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो अपने आप में एक आइडेंटिटी रखती है। मतलब cot थीटा अपने आप में ही एक रेशो का नाम है। कौन सी रेशो? B/P। आ गई बात समझ में? इसका ये मतलब नहीं है कि cot को हमने थीटा से मल्टीप्लाई किया होगा। इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए इसको। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। इज इट पॉसिबल? sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। हाँ, इसके अकॉर्डिंग तो sin थीटा 4/3 के अकॉर्डिंग P/H ये होता है फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग तो हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर से छोटा हो गया, बट एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। सो दिस सिचुएशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। sin थीटा की वैल्यू 4/3 तो हो ही नहीं सकती। आगे बात समझ में? ऐसे ही cos की वैल्यू भी 4/3 नहीं हो सकती, उसमें भी h नीचे ही होता है ना, डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं sin थीटा, cos थीटा, sin A, cos B, मतलब एंगल्स के नाम से पढ़ रहे हैं। अब हम कुछ एंगल्स की वैल्यूज पढ़ेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इन एंगल्स के लिए वैल्यू फिक्स होती है। वैसे हर एक एंगल के लिए वैल्यू फिक्स होती है। 0 डिग्री से लेकर के कोई भी एंगल पढ़ लीजिए, पूरी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती है। 11th क्लास में जब आप जाओगे तो आपको टीचर्स पढ़ना सिखाएंगे, पूरी एक बुक होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है। उसमें आप हर तरीके का एंगल पढ़ना सीखोगे। बट अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 ही एंगल्स हैं। पहला है 0 डिग्री, फिर है 30 डिग्री, then it is 45 degree, 60 degree and then 90 degree। ठीक है। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के
वैल्यूज को याद कर पाना फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल है, तो हम ये टेबल आपको बनानी सिखा दे रहे हैं कि कैसे आप इसको बना सकते हो। ट्रिक याद कर लो टेबल बनाने की, ग्रेजुअली जब आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आपको ये वैल्यूज याद भी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम पर अगर आप सोचो कि आप वैल्यूज याद कर लो तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसीलिए आप टेबल बनाना ही सीख लीजिए कि टेबल को कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा या टेस्ट आप देंगे तो पहले आप टेबल फॉर्म कर लीजिएगा, फिर उसमें से वैल्यूज को रीड आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम करना है, सारे एंगल्स को ऑर्डर में लिख लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में 0 से लेकर के 90 तक। उसके बाद क्या करना है, काउंटिंग लिखनी है आपको 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 4 पर काउंटिंग खत्म हुई है तो सारे के सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। सब पर रूट अप्लाई कर दो। ये सिर्फ ट्रिक है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है टेबल को याद करने की। ये वैल्यूज कहां से इवॉल्व हुई हैं ये हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली, ठीक है ना। 0 अपॉन समथिंग 0, 0 का रूट 0, 1 का रूट 4 का रूट 2, तो ये वैल्यू सॉल्व करके क्या हो गई 1/2, 1/2। 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1 का रूट 2 का रूट √2 एज इट इज। 3 का रूट 4 का रूट 2, 4 से 4 कैंसिल 1, 1 का रूट 1। तो सबसे पहला रेशियो होता है हमारा साइन, ठीक है। 0 इसको सॉल्व करके क्या आया 1/2, इसे सॉल्व करके क्या आया 1/√2, इसे सॉल्व करके क्या आया √3/2, इसे सॉल्व करके क्या आया 1। कैसे पढ़ोगे, साइन 0 डिग्री कितनी वैल्यू है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। समझ में आ गया यहां तक, कोई डाउट, साइन की वैल्यूज में कोई डाउट। उसके बाद है कॉस की वैल्यू। हमारे सिलेबस में एक डिलीटेड पोर्शन है, पहले हमारे पास एक एक्सरसाइज 8.3 होती थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाता है बट हम करेंगे, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कॉस की वैल्यू लिखी जाती है। कैसे, जो हमारे साइन की वैल्यू आई है उसी लाइन को बिल्कुल रिवर्स फॉर्म में लिख दो, वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। मतलब साइन की वैल्यू कहाँ पे बंद हो रही है 1 पर, तो इसको उल्टा लिखना शुरू करो 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 एंड सबसे लास्ट में क्या आ गया 0। cos 45 डिग्री 1/, cos 90 डिग्री, cos 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 60, साइन cos 30। समझ में आ गया कैसे टेबल पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा रेशियो tan थीटा। सबसे पहली क्लास में आपको बताया था tan थीटा साइन अपॉन कॉस को बोला जाता है। साइन को कॉस से डिवाइड कर दोगे तो बनता है tan थीटा। तो अपनी टेबल में भी सेम काम करना है, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते जाओ, किसकी वैल्यू आती जाएगी tan थीटा की। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1 बेटा। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे
1. रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, रूट 3. 1 डिवाइडेड बाय 0, इंफिनिटी. 0 से कभी डिवीजन हो सकती है, नॉट डिफाइंड भी होता है, लेकिन जब न्यूमेरिकली लिखोगे तो नॉट डिफाइंड नहीं लिख पाओगे. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इन्फिनिटी लिखते हैं. आ गया समझ में? अब कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है भाई? साइन का. तो इसका मतलब साइन को रेसिप्रोकेट करते जाओ. 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी. 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2. 1/√2 का रेसिप्रोकल √2. रूट 3/2 2/√3. 1 का रेसिप्रोकल 1. सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का. तो कॉस का रेसिप्रोकल करते चले जाओगे, सीकेंड की वैल्यू बनती जाएगी. कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? तो टैन का रेसिप्रोकल करते चले जाओगे, किसकी वैल्यू बनती जाएगी? कॉट की. समझ में आ रहा है? कभी भी 1/0 आ जाए तो आंसर होता है 1/0. इन्फिनिटी 1/∞. भाई ये 0 ऊपर चला जाएगा, इन्फिनिटी नीचे आ रहा है. तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 1/∞ इज इक्वल टू 0. आ गया समझ में? फटाफट से टेबल बनाइए खुद से बिना देखे. हाँ जी, स्केल ले लो. एक्सरसाइज 8.2 में एक क्वेश्चन करा रही हूँ, देखिए ध्यान से कैसे करना है. कौन सा क्वेश्चन करें? थर्ड पार्ट. थर्ड क्वेश्चन अभी कराएंगे, वो अलग टाइप है. पहले फर्स्ट क्वेश्चन में से एक पार्ट कर रहे हैं. फिफ्थ पार्ट, हाँ सबसे बड़ा यही लग रहा तुम्हें. चलिए. 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री. ठीक है, ये सॉल्व करना है. चलिए देखिए, टेबल देखिए अपनी. cos 60 की वैल्यू, cos 60 5 एज इट इज मल्टीप्लाई 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर लग जाएगा. ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन. 4 मल्टीप्लाई सेक 30 डिग्री, देखिए 2/√3 स्क्वायर, माइनस का साइन है, माइनस का साइन. tan 45 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2 स्क्वायर, cos 30 डिग्री √3/2 स्क्वायर. 3 मार्कर क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स तो यहीं तक, सारी वैल्यूज पुट करने के लिए. इसके आगे सिर्फ कैलकुलेशंस है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई रोल ही नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री का रोल यहीं तक था, सारी वैल्यूज पुट करना. ठीक है, टेबल बनी होगी तो आप इजीली वैल्यूज सर्च कर पाएंगे. नहीं तो एक भी वैल्यू गलत हो गई तो आगे का क्वेश्चन आपको बनानी पड़ती है ना बेटे. वो पेपर में छाप के थोड़ी देंगे आपको. टेबल बोर्ड में आ जाए, टेबल छपी हुई कि फाइंड आउट इन दिस टेबल द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सॉल्व द क्वेश्चन. वाओ. 5/4 16/3 माइनस 1/1. ठीक है, 1/4 प्लस 3/4. ध्यान से सॉल्व कीजिएगा. न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शंस चल रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शंस चल रहे हैं. अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कर लो
डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व कर लो और बाद में उसको असेंबल कर दो दोबारा से, नहीं तो ध्यान से न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर में क्या आएगा एलसीएम 12। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करने वाली लाइन जो है वो हमेशा लेंथी बनाइए ताकि पता चले। ठीक है, कितना आ गया 79 माइनस 12 अपॉन 12 अपॉन 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 तो कैंसिल होके 1 हो गया, 67 अपॉन 12 अपॉन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 67 अपॉन 12 इज योर आंसर। नाउ ऐसे ही फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, कोई डेसिमल नहीं। बस एक ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में सॉल्व करते समय डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आ जाता है, √3 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, तो आप उसको